दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जो आपको काफी पसंद आएगी। मूवी में लीड रोल कर रहे हैं हमारे फेवरेट लियम नीसन, जिन्हें आप पहले भी कई मूवीज में देख चुके हैं। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी 1991 के न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जब एक छोटे से कैफे में डिटेक्टिव मैथ्यू शडर अकेले बैठकर कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर दो चोर एक आदमी को घेर लेते हैं और उससे सारा सामान और पैसे मांगते हैं। लेकिन जब वो इनकार करता है तो वो बिना झिझक उसे गोली मार देते हैं। अब गोली की आवाज सुनकर मैथ्यू फौरन अलर्ट हो जाता है और पिस्तौल निकालकर बाहर भागता है। इसके बाद जैसे ही उसे भागता हुआ लुटेरा दिखता है तो वैसे ही वो बिना देरी किए उसे गोली मारकर गिरा देता है। साथ ही जब दूसरा लुटेरा जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागता है तो मैथ्यू उसका पीछा भी नहीं छोड़ता और ठीक उस समय निशाना साधता है जब वो मुड़ता है, जिससे गोली सीधा जाकर उसे लगती है और वो भी ढेर हो जाता है। अब इसी तरह वक्त धीरे धीरे बीतता है और कहानी 1999 पर आकर रुकती है, जहां हम फिर से मैथ्यू को उसी कैफे में अखबार पढ़ते हुए देखते हैं, जैसे कुछ बदला ही ना हो। तभी उसके सामने पीटर नाम का एक आदमी आकर बैठता है, जो थोड़ा घबराया हुआ सा दिख रहा होता है। पीटर कहता है कि उसे मालूम है कि मैथ्यू एक डिटेक्टिव है, इसलिए वो चाहता है कि मैथ्यू उसके भाई कैनी की मदद करे। पीटर बताता है कि मेरा भाई कैनी किसी गहरी मुसीबत में फंसा है, लेकिन खुलकर बात नहीं कर रहा, इसलिए वो मैथ्यू से गुजारिश करता है कि एक बार सीधे उससे मिलकर सच जानने की कोशिश करे। अब मैथ्यू पीटर की बात मानकर कैनी से मिलने पहुंचता है, जहां कैनी उसे बताता है कि कुछ गुंडों ने उसकी पत्नी कैरी का अपहरण कर लिया था और फिरौती के लिए उससे भारी रकम मांगी थी। कैनी कहता है कि वो जितना पैसा जोर लगाकर इकट्ठा कर सकता था उतना इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी पत्नी को बुरी तरह से मार डाला, जिसके कारण वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है और सिर्फ बदला लेना चाहता है। फिर वो मैथ्यू से पूछता है कि क्या वो उन लोगों को ढूंढ सकता है ताकि उन्हें सजा मिल सके। लेकिन जब मैथ्यू उल्टा उसके बैकग्राउंड पर सवाल पूछता है तो उसे पता चलता है कि कैनी कोई मासूम आदमी नहीं है, बल्कि एक ड्रग डीलर है जिसके अपने भी बहुत दुश्मन हैं। इसलिए मैथ्यू पहले तो ये केस लेने से साफ मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब मैथ्यू घर लौटता है तो हैरानी से देखता है कि कैनी उसके दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है, जैसे उसके पास अब कोई और उम्मीद बची ही ना हो। फिर वो धीरे धीरे उठकर कहता है कि अगर दुनिया में वो किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो सिर्फ उसकी पत्नी कैरी थी, इसीलिए वो किसी भी हाल में उसके साथ हुई दरिंदगी को यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसके साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन कैनी को अचानक से फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज में कहा जाता है कि उसकी हिरासत में उसकी पत्नी कैरी है। किडनैपर्स कहते हैं कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसे $1 मिलियन जुटाने होंगे, वरना उसे हमेशा के लिए उसे भूल जाना पड़ेगा। हालांकि कैनी घबराकर कहता है कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि अभी वो सिर्फ $4 लाख का ही इंतजाम कर पाया है। लेकिन फोन पर बैठे लोग साफ कह देते हैं कि उन्हें किसी भी बहाने से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पूरे पैसे चाहिए। इस तरह आखिरकार दबाव और डर के बीच में कैनी मान जाता है और वो लोग उसे बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि उसे गाड़ी कहाँ रोकनी है, वहाँ से पैदल कहाँ जाना है, कितना रुकना है और कब वापस लौटना है, ताकि हर कदम उनकी मर्जी से चले। अब कैनी जान बचाने की आस में वैसा ही करता है जैसा उन्हें चाहिए। वो गाड़ी छोड़कर बताई गई जगह पर जाता है, कुछ देर रुकता है और फिर बेचैनी में वापस लौट आता है। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास आता है तो पास वाले पब्लिक फोन की घंटी बजती है। फिर फोन उठाते ही किडनैपर की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि उन्हें पूरा पैसा मिल गया है। अब वो उसे थोड़ी दूर पर खड़ी गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उसकी पत्नी उसी के अंदर थी। फिर कैनी तेज कदमों से वहां पहुंचकर डिग्गी खोलता है तो देखता है कि भीतर चारों तरफ खून के छींटे हैं और छोटे छोटे दर्जनों पैकेट्स ठूसे हुए हैं, जिससे उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी के टुकड़े टुकड़े काटकर इन पैकेट्स के अंदर भर दिया गया है। ये सीन इतना भयानक होता है कि कैनी की चीख भीतर ही भीतर दब जाती है और उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर जाती है। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें वो विस्तार से मैथ्यू को सुना देता है और साथ ही जाते जाते एक टेप रिकॉर्डर भी छोड़ जाता है। आगे जब मैथ्यू अकेला बैठकर उस टेप को प्ले करता है तो उसे कैरी की चीखें, रोना और दर्द से भरी कराहें सुनाई देती हैं, जैसे कोई इंसान जिंदा रहते हुए टुकड़ों में बांटा जा रहा हो। इससे साफ हो जाता है कि गुंडों ने कैरी को काटते समय उसकी पीड़ा को जानबूझकर रिकॉर्ड किया था, ताकि हर बार सुनने वाला अंदर से हिल जाए। और यही वजह है कि मैथ्यू इस रिकॉर्डिंग को पूरा भी नहीं सुन पाता। फिर भी वो जितना सुनता है उतना ही उसे ये तय करने के लिए काफी होता है
कि वो इस केस को अब हर हाल में सुलझाएगा और इन दरिंदों को ढूंढकर छोड़ेगा नहीं। अब अगले दिन से मैथ्यू सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसके लिए सबसे पहले वो उस जगह पहुंचता है जहां से कैरी किडनैप हुई थी और आसपास की हर दुकान पर जाकर लोगों से पूछताछ शुरू करता है। फिर पहली दुकान का दुकानदार बताता है कि वो कैरी को पहले से जानता था, क्योंकि वो अक्सर इधर उधर आती जाती रहती थी और किडनैप वाले दिन उसने बाहर एक वैन खड़ी हुई देखी थी जिसके पास 2 आदमी यूनिफॉर्म जैसे कपड़े में खड़े थे। अब मैथ्यू ये जानकारी ध्यान से नोट करता है और फिर दूसरी दुकानों पर जाकर वही सवाल दोहराता है ताकि उसे कोई कॉमन पैटर्न मिले। फिर अलग अलग दुकानदार अपनी अपनी नजर से उस दिन की बात बताते हैं, लेकिन लगभग हर कोई यही कहता है कि उन्होंने एक वैन देखी थी और 2 आदमी देखे थे। इसके बाद मैथ्यू पास के कैफे में जाकर बैठता है और इंटरनेट पर पुराने केसेस खोजने लगता है। हालांकि उसे खुद कंप्यूटर चलाने की ज्यादा समझ नहीं है। तभी उसे टीजे नाम का एक होशियार लड़का दिखता है जिससे वो मदद मांगता है ताकि पुराने आर्टिकल्स और सिमिलर अपराधों के बारे में पता चल सके। फिर टीजे उसकी बात सुनकर कई पुराने केसेस निकालता है और मैथ्यू को बताता है कि मैरी और लीला नाम की 2 और महिलाएं भी लगभग इसी तरह से गायब हुई थी, जिनमें से लीला की लाश 2 दिन पहले ही मिली है। अब रिपोर्ट पढ़ते ही मैथ्यू को पता चलता है कि लीला का एक पैर शहर के कूड़ेदान में मिला था, जबकि उसके शरीर के बाकी हिस्से एक कब्रिस्तान के तालाब में तैरते पाए गए, जिससे साफ हो जाता है कि कातिलों का तरीका हमेशा एक जैसा रहा है: किडनैप, टॉर्चर, बॉडी को काटना और अलग अलग जगह फेंक देना। साथ ही गवाहों के बयान भी बताते हैं कि जिस दिन लीला को उठाया गया था उस दिन लोगों ने एक नीली वैन देखी थी जिसमें 2 आदमियों ने उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर डाला था। अब रिपोर्ट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि लीला के शरीर के अवशेष किस कब्रिस्तान के तालाब में मिले थे। फिर मैथ्यू बिना समय गवाए सीधा उसी कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगली कड़ी वहीं से जुड़ी होगी। अब कब्रिस्तान वाले तालाब पर जांच के दौरान वहां का गार्ड सामने आता है जिसका नाम जॉन्स होता है। अब मैथ्यू उससे आराम से पूछता है कि उसे लीला वाले केस के बारे में क्या क्या याद है और जब लीला की बॉडी यहाँ के पानी से निकली थी तब वो खुद कहाँ था। लेकिन जॉन्स उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। इसलिए मैथ्यू के मन में पहली बार में ही ये शक बैठ जाता है कि शायद ये आदमी कुछ छुपा रहा है। इसलिए मैथ्यू तय करता है कि वो जॉन्स पर चुपचाप नजर रखेगा और जब जॉन्स ड्यूटी के बाद घर की तरफ निकलता है तो मैथ्यू भी दूर दूर से उसका पीछा करने लगता है। फिर थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद उसे अचानक एहसास होता है कि जैसे उसे कोई और फॉलो कर रहा हो, और जब वो रुककर मुड़ता है तो उस शख्स को पकड़ लेता है और तब उसे पता चलता है कि वो कोई अजनबी नहीं बल्कि वही लड़का टीजे है जिसने इंटरनेट कैफे में उसकी मदद की थी। अब मैथ्यू उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो टीजे ईमानदारी से कहता है कि उसे भी डिटेक्टिव बनना है और वो इस केस को सुलझाने में उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन मैथ्यू उसे समझा बुझाकर कहता है कि अभी वो बहुत ही छोटा है, इसलिए फिलहाल ऐसे खतरनाक लोगों और मामलों से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर है, इसलिए उसे सीधे घर जाना चाहिए। तो ये सुनकर टीजे अपना मन मसोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैथ्यू दोबारा से लीला के केस की फाइलें देखने बैठता है, जहां उसे याद आता है कि लीला का एक मंगेतर भी था जो उसी शहर में रहता है। फिर जब वो एड्रेस पर नजर डालता है तो उसे याद आता है कि जॉन्स जिस बिल्डिंग में गया था वहीं उसी फ्लोर पर या आसपास लीला का फियांसे रूबेन भी रहता है। इसलिए अब वो सीधे रूबेन के पास जाकर पूछताछ करने का फैसला करता है। फिर रूबेन के घर पहुंचकर मैथ्यू उससे पूछता है कि उसे आखिरी बार का क्या याद है जब लीला जिंदा थी। तो रूबेन बताता है कि जिस दिन लीला किडनैप हुई उस दिन वो दोनों एक कॉफी शॉप में मिलने वाले थे। उस दिन वो कैफे के अंदर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी उसने बाहर से आते हुए लीला को देखा। लेकिन उससे पहले एक नीली वैन से 2 आदमी निकले और उन्होंने झटके से लीला को पकड़कर वैन के अंदर ठूंस दिया और खुद भी चढ़ गए। पर रूबेन के मुताबिक उन 2 आदमियों के अलावा वैन के ड्राइवर सीट पर तीसरा शख्स भी बैठा था, पर वो कुछ समझ पाता या बाहर भागकर मदद कर पाता तब तक वो लोग लीला को लेकर वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर मैथ्यू ये सारी बातें नोट करते हुए कैजुअली रूबेन से पूछता है कि वो क्या काम करता है। तो बातों बातों में उसे महसूस होता है कि रूबेन भी नशे के धंधे में शामिल है, जैसा कैनी के केस में था। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए मैथ्यू को जॉन्स बिल्डिंग से निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यही सही मौका है कि वो जॉन्स के कमरे में जाकर कुछ ठोस सबूत ढूंढ सकता है। इसलिए वो ऊपर की मंजिल पर और छत की दिशा में चुपके से जाता है, जबकि जॉन्स नीचे की तरफ बाहर जा चुका होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉन्स को भी शक हो जाता है और वो वापस बिल्डिंग में लौट आता है। अब मैथ्यू अभी भी उसके कमरे के अंदर तलाश कर रहा होता है, जो कमरे के चारों तरफ लगी तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन फोटोज में बार बार लीला ही दिख रही होती है, बालकनी में खड़ी, खिड़की से झुककर बाहर देखते हुए या रूबेन के घर आती जाती हुई। इससे साफ हो जाता है कि जॉन्स अक्सर दूर से उसकी तस्वीरें खींचकर उसे चुपचाप ऑब्जर्व करता था।
तभी दरवाजे की आहट होती है और मैथ्यू देखता है कि जॉन्स हाथ में चाकू लिए दरवाजे पर खड़ा है, जैसे वो घबराहट में किसी भी पल हमला कर सकता हो। लेकिन मैथ्यू बिना घबराए उसे शांत करने की कोशिश करता है और बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि वो एक डिटेक्टिव है जिसने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक खतरनाक अपराधियों से लड़ाई की है। इसलिए अगर जॉन्स चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ेगा तो वो मजबूरन उसे मार देगा और उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस होगा। इसलिए वो जॉन्स को समझाता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो चाकू को नीचे रखकर बैठकर बातें करे ताकि असली माजरा साफ हो सके। फिर कुछ पल की टेंशन के बाद जॉन्स उसकी बात मान लेता है और चाकू को जमीन पर रख देता है। अब जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो मैथ्यू उससे पूरा सच पूछता है। इसके बाद जॉन्स भारी गिल्ट के साथ बताता है कि वो हमेशा से लीला को दूर से पसंद करता था और चाहता था कि वो उसे नशे से दूर रखकर एक अच्छी जिंदगी दे। लेकिन लीला को रूबेन से प्यार था जो नशे का कारोबार करता था और उसने उसे भी नशे का आदी बना दिया था। इसलिए वो दोनों दिन रात नशे में डूबे रहते थे। जॉन्स आगे कहता है कि इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात दो ऐसे आदमियों से हुई जिनके पास मोटी मोटी फाइलें थी और जिन पर DEA की मोहर लगी हुई थी। इसलिए उसे लगा कि वो कोई सरकारी एजेंट है जो नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिसके बाद उसने सोचा कि अगर वो उन्हें रूबेन और लीला के बारे में सारी जानकारी दे देगा तो शायद लीला को इस गंदे चक्कर से निकालकर सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए उसने उनके सामने सब कुछ खोलकर रख दिया और बताया कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और कब साथ बाहर जाते हैं। इसके बाद उन दोनों ने हफ्तों तक रूबेन और लीला पर नजर रखी और एक दिन कहा कि वो लीला को उठाने वाले हैं। जॉन्स भी इस उम्मीद में मान गया कि किडनैपिंग के बाद शायद लीला को रूबेन से दूर किसी सेफ जगह पर रख दिया जाएगा ताकि उसकी आगे की जिंदगी बेहतर हो सके। और जिस दिन लीला किडनैप हुई जॉन्स खुद वैन चला रहा था, यानी वो सामने ड्राइव कर रहा था जबकि पीछे के हिस्से में वही दो आदमी लीला के साथ थे। अब कुछ दूर चलते ही उसे महसूस हुआ कि बात सिर्फ बचाने की नहीं है, क्योंकि पीछे से चीखें, मारपीट और डरावनी आवाजें आने लगी थी। इतना ही नहीं, लीला मुंह पर लगे टेप के बावजूद अंदर ही अंदर चिल्लाकर रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन उन दोनों साइको आदमियों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें लड़कियों को टॉर्चर करने में ही मजा आता हो। फिर जब जॉन्स को पूरा यकीन हो गया कि उसने लीला को गलत लोगों के हाथ में सौंपकर भयानक गलती कर दी है, तो वो और ये सब सहन नहीं कर पाया। उसने वैन एक जगह पर रोकी और जैसे तैसे भागकर वहां से जान बचाई। हालांकि उसके भागने से लीला की किस्मत बदल नहीं सकी। अब इतना कहने के बाद जॉन्स टूटे हुए लहजे में बताता है कि उन दो में से एक आदमी ने अपना नाम रे बताया था। अब मैथ्यू के पास अब कम से कम एक असली नाम है जो है रे। फिर हम देखते हैं कि इस वक्त जॉन्स पर गिल्ट इतना हावी हो जाता है कि वो बातचीत खत्म होते ही छत के किनारे से नीचे कूदकर खुद की जान ले लेता है। उधर दूसरी तरफ हम उन असली किडनैपर्स को देखते हैं, रे और उसका पार्टनर अल्बर्ट, जो अब अपने अगले शिकार की तलाश कर रहे हैं। उनका अगला टारगेट एक ड्रग लॉर्ड यूरी की टीनेज बेटी लूसिया है। वहीं दूसरी ओर मैथ्यू की जांच अचानक बीच में अटक जाती है, क्योंकि जॉन्स ने अपनी जान ले ली थी और आधी बात ही हो पाई थी। लेकिन फिर भी उसके पास एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जो थी दूसरी विक्टिम मैरी। इसी वजह से मैथ्यू हर तरफ मैरी के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है ताकि उसे नए सुराग मिले और वो रे और उसके साथी तक पहुंच सके। अब सबसे पहले मैथ्यू एक दुकानदार के पास जाता है और मैरी के बारे में बहुत से सवाल पूछता है, जिससे दुकानदार उसे उसका एड्रेस दे देता है। लेकिन जवाब देने के तरीके से ही अब मैथ्यू को इस दुकानदार पर हल्का सा शक होने लगता है। आगे जब वो मैरी के घर के अंदर दाखिल होता है तभी वही दुकानदार अपने बेटे के साथ वहां आकर उस पर हमला कर देता है और मारपीट करते हुए कहता है कि उसने कई बार चेतावनी दी थी कि इस मामले में ज्यादा ना पड़े, लेकिन मैथ्यू फिर भी उसी पर शक कर रहा था। दुकानदार साफ कहता है कि उसने मैरी को नहीं मारा, बल्कि मैरी खुद पुलिस में थी, बल्कि अपने पद का फायदा उठाकर उनके साथ मिलकर नशे का धंधा करती थी, इसलिए उसे खत्म करने में उनका कोई फायदा नहीं था। इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। तब पहली बार मैथ्यू को पक्का पता चलता है कि मैरी असल में एक पुलिस वाली थी। फिर वहां से लौटने के बाद जब मैथ्यू घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात फिर से पीटर से होती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। इसी दौरान उसकी नजर सड़क पर खड़ी एक वैन पर जाती है जिस पर ईस्ट विलेज प्लम्बिंग सप्लाई लिखा होता है। अब उसे तुरंत शक होता है और वो फोन पर ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी निकालता है जहां उसे सामने से जवाब मिलता है कि इस नाम की कोई कंपनी वहां या आसपास मौजूद नहीं है। इसलिए अब मैथ्यू को यकीन होने लगता है कि यही नकली प्लम्बिंग वैन
उन किडनैपर्स का कवर है। इसी बीच मैथ्यू की मुलाकात रात को फिर से टीजे से हो जाती है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो अकेला बाहर घूम रहा है। इसलिए वो उसका बैग चेक करता है। फिर बैग में उसे एक बंदूक मिलती है तो वो टीजे को सख्त लेकिन फिक्रमंद लहजे में आगाह करता है कि ऐसे हथियार उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए उसे जहाँ से ये बंदूक मिली है उसे वहीं ले जाकर फेंक दे, नहीं तो आगे चलकर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब अगले दिन जैसे ही मैथ्यू घर से बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो अचानक रुककर सामने वाले आदमी को पकड़कर पीटने लगता है। लेकिन तभी कुछ और लोग अचानक से पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे मजबूरन एक वैन में बैठा लेते हैं। फिर अंदर जाकर पता चलता है कि ये सभी FBI एजेंट्स हैं, जो बताते हैं कि जिस प्लम्बिंग वैन को उसने देखा था वो वास्तव में उनके सर्वेलेंस ऑपरेशन का हिस्सा थी। वो कहते हैं कि जब उसने उस वैन के बारे में फोन पर पूछताछ की तब से उन्हें उस पर शक होने लगा। हालांकि उसकी फाइल चेक करने पर पता चला कि वो पहले ही पुलिस विभाग में डिटेक्टिव था और अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है। इसलिए वो उसे चेतावनी देते हैं कि जितना हो सके इस मामले से दूर रहे और उनका काम उन्हें करने दे। इतना कहकर वो उसे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू सीधे पीटर के घर जाता है, जहाँ दीवारों पर कैरी की कई न्यूड पेंटिंग्स देखकर उसे अंदाजा होता है कि कैनी अपनी पत्नी को किस तरह से आइडियलाइज करता था। फिर बातचीत में पीटर बताता है कि वो अपने भाई कैनी से जलता भी था और गुस्सा भी होता था, क्योंकि कैनी ड्रग्स का कारोबार कर रहा था जो उसे गलत लगता था। इसलिए एक दिन उसने ये सारी जानकारी एक DEA एजेंट को दे दी। अब इस पर मैथ्यू गंभीर होकर कहता है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही कैनी का पूरा डेटा DEA के डेटाबेस में गया वैसे ही उन किडनैपर्स ने सिस्टम से वही जानकारी चुरा ली और उसी के आधार पर कैनी को निशाना बनाया। यानी पहले उन्होंने कैरी का अपहरण किया और बाद में उसे मार डाला। वो आगे कहता है कि ये मामला अब इतना हाई प्रोफाइल और एजेंसी लेवल का हो चुका है कि वो इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए वो जल्दी ही कैनी के दिए सारे पैसे लौटा देगा और वो केस को छोड़ने का फैसला कर रहा है। उधर दूसरी तरफ उसी रात हम रे और अल्बर्ट को देखते हैं, जो चुपके से ड्रग लॉर्ड यूरी के घर पहुंचते हैं। अब वो पहले उसके कुत्ते को बेहोश करते हैं ताकि शोर ना हो और फिर यूरी की बेटी लूसिया को नशीले इंजेक्शन देकर उठाकर ले जाते हैं। फिर अगली सुबह मैथ्यू कैनी के घर सिर्फ ये बताने आता है कि उसने केस छोड़ दिया है और उसके पैसे लौटाने आया है। लेकिन उसके पास पहुंचने पर उसे पीटर मिलता है, जो बताता है कि कैनी घर पर नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्त यूरी के पास गया है क्योंकि उसकी बेटी भी किडनैप हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों मिलकर सीधे यूरी के घर जाते हैं, जहां यूरी लगभग यकीन से कहता है कि ये काम उन्हीं किडनैपर्स का है जिन्होंने पहले कैरी का अपहरण किया था। अब यूरी मैथ्यू की तरफ मदद की उम्मीद से देख ही रहा होता है कि तभी घर का फोन बजता है। साफ था कि किडनैपर्स खुद कॉल कर रहे हैं। फिर यूरी फोन उठाता है और उधर से तुरंत पैसे की मांग शुरू हो जाती है। बातचीत तगड़ी होते देख मैथ्यू बीच में हस्तक्षेप करके फोन अपने हाथ में लेता है और कहता है कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि लूसिया को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद सभी लोग अलग अलग सोर्सेज से पैसे अरेंज करने में लग जाते हैं ताकि फिरौती की रकम जुगाड़ हो सके। इसी बीच मैथ्यू टीजे को फोन करके कहता है कि उसे उसके अपार्टमेंट में जाना होगा। वहाँ एक अलमारी है जिसे खोलने पर अंदर एक डब्बा मिलेगा। अब तुम्हें वो डब्बा लेकर सीधे बाहर आना है और जैसे ही रास्ते में पीटर दिखाई दे तो उसके साथ मिलकर मैथ्यू के पास आना है। उधर रे यूरी के घर फोन करके जल्दी जल्दी पैसे की डिमांड तेज कर देता है, लेकिन मैथ्यू फोन संभालते हुए कहता है कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले उन्हें इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि लूसिया अभी भी जिंदा है, क्योंकि अब उन्हें उन पर कतई भरोसा नहीं रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पहले भी कैरी को पैसों के बावजूद मार चुके हैं। तो इस पर रे सफाई देता है कि उन्होंने कैरी को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि कैनी ने रकम कम करवाने की कोशिश की थी, वरना वो आमतौर पर किसी पीड़ित को मारते नहीं। लेकिन मैथ्यू फिर भी मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसे किसी की बात पर भरोसा नहीं। इसलिए लूसिया को कहो कि वो अपने पुराने पालतू कुत्ते का नाम बताए। अगर सच में वो जिंदा है तो सही नाम बोलेगी, तभी वो पैसे लेकर आएंगे, वरना नहीं। अब रे फोन पर लूसिया से ये सवाल पूछता है और सही जवाब सुनकर मैथ्यू को राहत मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि लूसिया अभी तक जिंदा है और उसे बचाने का मौका अभी भी बाकी है। थोड़ी देर के बाद टीजे भी बॉक्स लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी रे फोन करके बताता है कि उन्हें कहां आना होगा और डील कहां होगी। वो रात के अंधेरे में उन्हें एक कब्रिस्तान में बुलाता है और साफ कहता है कि मैथ्यू को अकेले आना पड़ेगा। हालांकि मैथ्यू मान जाता है, लेकिन फिर भी जाने से पहले वो सब मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में पलटवार किया जा सके। अब रात में मैथ्यू सबको लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वो पीटर को दूर एक पॉइंट पर बंदूक के साथ तैनात कर देता है
ताकि जैसे ही डील पूरी हो और लूसिया सुरक्षित हो जाए, वो मौका मिलते ही दोनों किडनैपर्स पर गोली चला सके। अब मैथ्यू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो भी बैग में भरे पैसे लेकर। तभी उसे रे और अल्बर्ट दिखाई देते हैं, जहां अल्बर्ट ने चाकू लूसिया के गले पर रखा हुआ था। अब जैसे ही मैथ्यू बैग सौंपता है तो वो लूसिया को छोड़ देते हैं, लेकिन तभी मैथ्यू की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ती है, जहां 2 उंगलियां पहले ही काटी जा चुकी हैं। फिर वो रे की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये उसने डील से पहले ही कर दिया था और डील के बाद उसने उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाई है। अब मैथ्यू पहले यूरी से कहता है कि वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहां से दूर चला जाए, इसलिए यूरी लूसिया को लेकर पीछे हट जाता है। अब जैसे ही वो दूर जाते हैं तो दूसरी तरफ अल्बर्ट को महसूस होता है कि बैग में रखे नोट नकली हैं। उसी पल मैथ्यू बंदूक निकाल लेता है और रे पर गोली चलाता है, लेकिन रे ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ होता है, इसलिए वो अभी भी जिंदा होता है। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और अल्बर्ट भी जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है और दूर से पीटर भी दोनों पर निशाना साधकर गोलियां चला रहा होता है। फिर रे गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करता है, जबकि मैथ्यू लगातार उस पर गोलियां बरसाता है। अब रे बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन भाग निकलने की कोशिश जारी रखता है, पर जाते जाते किडनैपर्स की तरफ से चली गोली पीटर को जा लगती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद मैथ्यू, यूरी और बाकी लोग वैन में आकर बैठ जाते हैं और उनके साथ कैनी भी मौजूद होता है। लेकिन तभी मैथ्यू को ध्यान आता है कि टीजे वैन में नहीं है, इसलिए वो तुरंत टीजे को कॉल करता है। तो टीजे बताता है कि वो तो पहले ही किडनैपर्स की वैन में चुपके से छुप गया था, ताकि उनकी लोकेशन सही मैथ्यू तक पहुंचा सके। अब उसे पता था कि वो कहां जा रहे हैं, इसीलिए वो कहता है कि उसे फोन के लोकेशन से ट्रैक करना शुरू कर दे। उधर अल्बर्ट घायल रे को लेकर घर पहुंचता है और जैसे ही देखता है कि रे बुरी हालत में है और शायद उनके लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसे मार देता है। इसी बीच मैथ्यू और कैनी भी टीजे को ट्रैक करके उस घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं जहां अल्बर्ट ठहरा हुआ था। फिर अंदर आते ही मैथ्यू अल्बर्ट को काबू में करके हथकड़ी लगा देता है, ताकि पहले उसे कंट्रोल में रखकर बाकी हालात देख सके। आगे वो कहता है कि टीजे को तुरंत घर भेजना जरूरी है क्योंकि वो बच्चा है। अब वो बाहर आकर टीजे को टैक्सी में बैठाकर घर भेजने की तैयारी करता है, जबकि दूसरी तरफ कैनी बदला लेने की भावना में बेसमेंट की ओर उतरता है, ताकि रे की लाश को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन उधर जब मैथ्यू बाहर व्यस्त होता है तो अल्बर्ट किसी तरह हथकड़ी से खुद को छुड़ा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैथ्यू वापस अंदर आता है तो हर तरफ खून के धब्बे देखकर चौंक जाता है। फिर वो बेसमेंट में नीचे जाकर देखता है कि अब वहाँ पर रे की नहीं बल्कि कैनी की लाश पड़ी है, यानी अल्बर्ट ने मौके का फायदा उठाकर कैनी की भी हत्या कर दी थी। लेकिन तभी पीछे से अल्बर्ट नुकीली तार लेकर मैथ्यू पर झपटता है और उसके गले में तार कसकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर मैथ्यू किसी तरह से पलटवार करता है। दोनों के बीच में लंबी और बेहद खतरनाक हाथापाई होती है। आखिरकार मैथ्यू अल्बर्ट को काबू में कर लेता है और उसकी पहली कोशिश सिर्फ उसे जिंदा गिरफ्तार करने की होती है, ताकि उसे कानून के हवाले कर सके। लेकिन जब अल्बर्ट बार बार छूटने और फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो मजबूर होकर मैथ्यू उसके सिर में गोली मार देता है और इस तरह से ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद वो थका हारा अपने घर लौटता है तो देखता है कि टीजे उसके सोफे पर गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास एक ड्राइंग पड़ी है। फिर मैथ्यू जब वो ड्राइंग उठाकर देखता है तो पाता है कि टीजे ने उसे एक सुपर हीरो की तरह बनाया है, जैसे वो किसी कॉमिक बुक का हीरो हो। अब ये देखकर मैथ्यू को महसूस होता है कि कम से कम इस बच्चे की नजर में वो सच में हीरो है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही सस्पेंस से भरी मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।